गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए बच्चे, फ्यूल के प्रिंसिपल जो हैं हमने वो लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। एक बार हम वापस से देख लेते हैं जो हमने दो प्रिंसिपल के बारे में देखा था, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, बाकी के जो है उनको भी देखेंगे। पहला प्रिंसिपल जो था, देखो बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ठीक है, किसके द्वारा? फ्यूल के द्वारा, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो क्या कहते हैं, काम को जब करना है किसी भी कंपनी में, जब आपको काम करना तो किस तरीके से काम करना। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। काम को अगर आपको करना है तो काम बांट करके करो, ठीक है। जो लोग हैं आपकी कंपनी में, ठीक है, जिसको जो काम आता है उनको उस तरह का वो काम बांट दो। एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर आपको याद हो, कि अगर जैसे शादी होनी है या मान लो कुछ और फंक्शन ले लो, शादियां बहुत देर से कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बर्थडे एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, तो अब उसमें क्या है, गेस्ट आएंगे, ठीक है, डेकोरेशन होगा, ठीक है, केटरिंग का रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, जो आपके दोस्त है ना, जिनको आपने इनवाइट किया है, और जो आपके घर के लोग हैं, है ना, जिनको इनवाइट किया है, तो किसी एक बंदे को, दो तीन लोग जो जिनको लोगों के साथ उठने बैठने में मजा आता है, उनको गेस्ट वाला काम दे दोगे पूरा, है ना। जिनको एकदम सजावट सुंदरता इन सब में मजा आता है, उन्हें डेकोरेशन का काम दे दो। खाने पीने के जो शौकीन है उन्हें केटरिंग का काम दे दो, है ना। अब इस तरह क्या होगा, आपके घर में मतलब समझ लो 7-8 लोग हैं, तो सबको 2-2 3-3 लोगों को एक एक काम दे दिया, तो बर्थडे की तैयारी आराम से हो जाएगी, सब अपने अपने हिस्से का काम कर लेंगे। तो कंपनी में भी ऐसे ही काम होता है, ठीक है, कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, एक आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है ना। फाइनेंस का डिपार्टमेंट पूरे पैसे का हिसाब किताब रखेगा। सेल्स का डिपार्टमेंट जो पूरा सामान बेचने का, एडवर्टाइजमेंट का जो है पूरा वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे टीवी न्यूज़पेपर पे। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, और हर डिपार्टमेंट को एक एक काम दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी पे बर्डन नहीं आएगा, और काम को डिवाइड कर दोगे आप, तो इससे क्या होगा, काम आसानी से, जल्दी और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। ये कहानी होती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। पूरा काम जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड कर दो, पहला। दूसरा, और जॉब किस तरह से असाइन करोगे, है ना, जो व्यक्ति जिस चीज में स्पेशलिस्ट है उसको वही काम दोगे, ठीक है। जैसे जिसको डेकोरेशन का काम आता है उसको केटरिंग का नहीं दोगे आप, ठीक है, खाने पीने का। जिसको खाने पीने का आता है उसको गेस्ट का काम नहीं दोगे आप। तो जिसको जिस चीज में मजा आता है, जो व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट है जिस चीज में, उसको वही काम दोगे आप, ठीक है। इससे वो काम जो है ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ये कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में याद होगा आपको, अथॉरिटी का क्या मतलब देखा था हमने, पावर टू टेक डिसीजंस। पावर टू टेक डिसीजंस मतलब डिसीजंस जो है लेने का हक, मतलब आपके पास पावर है, तो उसे अथॉरिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपको कोई काम दिया गया उसको टाइम से आपको पूरा करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखो यहाँ तराजू बना रखा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों, सॉरी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों जो है हमेशा इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका बॉस जो है वो उसको बोल के गया 10 दिन में ऑर्डर पूरा करना है आपको, तो 100 मोबाइल फोन बना के रखना, 100 मोबाइल, ठीक है, मैं आऊंगा तो इसको, है ना, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी 100 मोबाइल बनाने की। 10 दिन की छुट्टी, चला गया बॉस। तो अब जब वो आया तो इसने देखा कि मोबाइल नहीं बने, इसने पूछा क्यों, तो इसने कहा कि सर अब मैं गोडाउन में गया सर, वहां पर मटेरियल था नहीं बनाने का, तो मेरे पास मटेरियल नहीं था, तो बना था कैसे। क्योंकि बॉस ने इसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी काम करने की, अथॉरिटी नहीं दी। मतलब कि अगर कुछ कम पड़ जाए, कुछ जरूरत हो तो मार्केट से खरीद लेना हो, बनाना, काम पूरा करना। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी को दे दो और अथॉरिटी मत दो, ठीक है, अगर आपने अथॉरिटी नहीं दी है तो वो काम पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उसे अथॉरिटी भी आपको देना पड़ेगी। जब आप दोनों चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों किसी को देते हैं बराबर, तो वो काम ज्यादा अच्छे से हो सकता है। देखिए अथॉरिटी का मतलब क्या, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी को जो है सक्सेसफुल होना है अगर, तो पहला फंडा क्या है कि वो डिवीजन काम बांट के करे सभी लोगों के बीच में, ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा काम दे दे। और दूसरा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी हमें दोनों बराबर रखनी। किसी को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, कुछ काम करने की जिम्मेदारी दी है, तो उसको डिसीजन लेने का अधिकार भी देना पड़ेगा। इतनी सी बात है इन दोनों प्रिंसिपल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा, उसको देखते हैं हम। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब, देखो कुछ रूल्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नियम होते हैं, हमें वो फॉलो करने होते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कंपनी डिसिप्लिन के साथ काम करेगी, कुछ लिमिटेड कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होंगे, ठीक है, वो सब अगर आप फॉलो करते हो, कमिटमेंट अगर फॉलो करते हो कंपनी में, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर ये सब चीजें फॉलो होंगी तो कंपनी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। जब भी देखो मेरी बात सुनो, केस स्टडी जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, कि काम बांटने की बात की जा रही है ज्यादा लोगों के बीच में, तो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल लागू हो रहा है। अगर किसी को जिम्मेदारी दे दी लेकिन आप उसको अधिकार नहीं दिया, ठीक है, तो वहां कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। काम भी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी भी दी, तो वो वाला प्रिंसिपल है। किसी को अगर आपने जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ठीक है, वो वाली बात है प्रिंसिपल में, डिसिप्लिन जो है प्रिंसिपल का, ठीक है। तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना, मतलब अगर कोई कंपनी प्रॉमिस कर रही है तो वो पूरा भी कर रही है अगर, तो कंपनी डिसिप्लिन के साथ है। कंपनी में सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, तो मतलब कौन सा प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन है। कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखती है, ठीक है, उनके लिए हर लेवल पे काम करती है, तो डिसिप्लिन है, ठीक है। कंपनी अपने कमिटमेंट्स पूरे करती है, तो डिसिप्लिन है। कंपनी जो है हर काम फेयर एग्रीमेंट्स के साथ काम करती है, तो डिसिप्लिन है, ठीक है। ये सब बातें, अब हर चीज यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना और समझना भी आपको, ठीक है। इसको अगर समझ रहे हो आप तो फिर आपको क्लियर रहेगा डिसिप्लिन का क्या मतलब है। हर चीज बहुत सिस्टमेटिक एकदम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश कर रही है कंपनी, जहां सारे नियम कायदे कानून इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो कंपनी जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का फंडा इस्तेमाल करती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू obedience to rules and regulations of organization which is necessary for systematic working of an organization। किसी भी कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना, कमिटमेंट्स का पूरा करना, फेयर एग्रीमेंट होना, ठीक है, किसके बीच में, उसके एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीजें होना, मतलब कंपनी जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में, कि इसने प्रॉमिस किया अपने इनको, ये जो है इसके, ठीक है, ये बॉस है मान लो, ठीक है, और ये इनके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इनके काम करने वाले, बॉस या सुपरवाइजर कह लो, सुपीरियर कह लो, कुछ भी कह लो। इसने कहा कि यार देखो तुम बढ़िया अगर काम करोगे तो तुम बढ़िया एक मतलब समझ रहे हो यूएस घुमा दूंगा, ठीक है, अमेरिका घुमाने पहुंचा देगा। उसने कहा अगर तुम मुझे काम पूरा कर दो अच्छे से, है ना, मान लो 10 दिन का टाइम दिया उसने, तो अगर इन्होंने 10 दिन में कमिटमेंट पूरा किया, अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है, अपना जो इनका डील हुई थी वो पूरी कर दी, ठीक है, तो इसको भी अपना कमिटमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्या उसको घुमाने पहुंचाना पड़ेगा, है ना, वादा मतलब समझ रहे हो, दोनों अपना अपना वादा जो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, ये सब चीजें अगर हैं तो डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल लागू होता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये वाले पे क्वेश्चन मतलब ओहो कई बार पूछा गया है और बड़ा मजेदार है, ठीक है, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, है ना, नोट्स आपके लिए इसी तरह से बनाए गए हैं कि उसमें इमेजेस का इस्तेमाल किया गया हर जगह, जिससे आपको चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बना हुआ है ना, इसी से समझते हैं अपन, ठीक है। मान लो इसको देखने से पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो ये एक भैया है और एक भैया ये है, ठीक है, ऐसे समझो ये दो बॉस है, ठीक है, एक कंपनी में, और ये उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं। इस वाले ने, पहले वाले ने इस तीनों को ऑर्डर दिया कि क्या क्या काम करना है, तीनों कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला आया बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या होगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किस बॉस का ऑर्डर जो है पहले पूरा करके दूं। क्यों, क्योंकि जिसका भी कर दिया दूसरे का नहीं किया तो वही धमकी देगा, तो नौकरी से निकलवा देंगे, तुम्हारी तनख्वाह काट देंगे। तो बेचारे इन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, ठीक है।
इनके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो कभी भी कंपनी में अगर एक से ज्यादा बॉस है, ठीक है, किसी के भी, तो वो प्रॉब्लम वाला विषय होता है, ठीक है, समस्यात्मक कहानी है वहां पर। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो प्रॉब्लम है कि वो किसका काम पहले करे और किसका बाद में। जिसका भी पहले कर दिया दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कहता है कि एक बार में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना है। देखो जैसे ये है कि एक ये बॉस है और इसके नीचे काम करने वाले 3 लोग हैं, तो ये जो बोलेगा वही काम 3 लोगों करेंगे। अगर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है उसी को बताना है। ये वाली अप्रोच रॉन्ग है, एक से ज्यादा बॉस वाली। ये वाली अप्रोच सही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल रिक्वेस्ट दैट द एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज शुड, ठीक है, थोड़ी सी गलतियां हैं, देख लेना। शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली फॉर एनी एक्टिविटी और एक्शन, जो भी है, ठीक है। एक बार में एक ही बॉस से ऑर्डर लेना, उसको पूरा करके दो, तब किसी दूसरे से लेना है, ठीक है, और तभी देना है। एक से ज्यादा बॉस से एक बार में ऑर्डर ना लेना है ना देना है, एक बार में एक से ही लेना है। क्यों? फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी किसका काम पहले करना है किसका बाद। ये वाला जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, इस बात को कहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो कंपनी के गोल की तरफ सभी लोगों का ध्यान लेकर जाता है, कि हमें कंपनी का जो टारगेट है, जो गोल है, सबका ध्यान उस गोल की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। वो देखो इन सबको एक ही डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। वो डायरेक्शन क्या है? वो कंपनी का गोल है, ठीक है। देखो इट मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब सब लोगों का, ठीक है, सब लोगों का ध्यान जो है वो एक ही तरफ होगा। सिंपल, एक जो कंपनी का गोल है, कंपनी का जो टारगेट है, मान लो कंपनी का टारगेट क्या है? टारगेट है कंपनी का उन्हें 200 करोड़ रुपए की सेल करनी है इस साल, ठीक है। मतलब या एग्जांपल 20% उन्हें अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है। तो कंपनी का गोल कुछ भी हो सकता है ना। 3 नए ब्रांचेस खोलने हैं, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टारगेट हो सकता है। तो जो भी कंपनी का टारगेट है, सबका ध्यान उस ओर ले जाकर, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन उनका ध्यान उस तरफ ले जाकर काम करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। एक डायरेक्शन देता है सभी लोगों को। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितने भी लोग हैं कंपनी में, उन सभी का ध्यान एक और ले जाना उस गोल को अचीव करने के लिए जो कंपनी का होगा, ठीक है। सारे मेंबर्स को, सारे एम्प्लॉयज को उस ओर ले जाना प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। अच्छा, एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन बन सकता है अगर, ठीक है, तो वो आप देख लेना, बुक में छोटा सा दिया होगा, पढ़ लेना उसके बारे में, है ना। क्योंकि इसमें क्या पढ़ा हमने? यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति जो है आपको ऑर्डर देगा, और इस वाले में क्या पढ़ा कि सब लोगों का ध्यान एक गोल को अचीव करने पर रहेगा, ठीक है। एक टारगेट जो है उसी और सबका ध्यान होगा, उसी डायरेक्शन पे सब लोग काम करेंगे। इन दोनों के बारे में आप मेजर क्या है वो समझ गए, ठीक है। डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा एक बार जो है वो आप सेल्फ रीड कर लेना, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारे पास, देखिए जितने भी प्रिंसिपल हैं बेटे, अगर आप उनको बुक रीडिंग करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो अपने आप में बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि बुक रीडिंग जो है वो आपको बहुत हेल्प कर देगी, है ना। बुक रीडिंग से आपको क्लियर पिक्चर जो है वो दिमाग में बनेगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नोट्स जो हैं उसके अलावा बुक जो है आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? इनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो सब भी आपको बुक में मिल जाएंगे। केस स्टडीज में थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगी अगर आप वो सब चीज समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कंपनी में, ठीक है, वो क्या कर रहा है कंपनी में जो है, एग्जाम्पल है मिस्टर कुमार, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो XYZ कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने जो है ब्रदर इन लॉ की शादी है, ठीक है, तो शादी के लिए उन्होंने 3-4 दिन की छुट्टी ले ली। अब क्या हुआ, वो बढ़िया पैकिंग वैकिंग करके रेडी है अपना जाने के लिए। कंपनी से फोन आया कि आपकी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी और आपको ऑफिस वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और आपकी बहुत जरूरत है। तो अगर वो व्यक्ति कंपनी
का काम जो है उसको महत्व देता है, कंपनी को महत्व देता है अपने काम से ज्यादा, ठीक है, तो मतलब वो व्यक्ति आपकी कंपनी का लायक है, ठीक है, बहुत ज्यादा, है ना। और ये प्रिंसिपल इसी बात को कहता है कि आपको हमेशा अपने काम से ऊपर रखना है, किसको, कंपनी को, ठीक है, अपने इंटरेस्ट मतलब अपने फायदे से ऊपर अपने कंपनी के फायदे को आपको हमेशा रखना है, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसीड, ठीक है, मतलब अपने फायदे से ऊपर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉय, मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा ना, ये आप अपने फायदे से ऊपर कंपनी के फायदे को यहाँ रखोगे, ठीक है, ये वाली बात इसमें होती है। किसी भी तरह का कोई भी काम जो आप कर रहे हो, जहां आपको दिख रहा है कि आपका फायदा हो रहा है, लेकिन आपको अपने फायदे को इग्नोर करके अपनी कंपनी का फायदा कराने की कोशिश करनी है। एक और एग्जांपल अगर आप लो, तो एक कंपनी है, ठीक है, उसने एक परचेज मैनेजर है उनका, ठीक है, जो रॉ मटेरियल खरीदने गया, शर्ट बनाती है वो कंपनी, कॉटन रुई खरीदने गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहीं पर 100 रुपए केजी के हिसाब से मिल रही है और कहीं पर जो है 120 रुपए केजी के हिसाब से मिल रही है। 120 के हिसाब से जहां मिल रही है वो उसका रिलेटिव बेच रहा है, ठीक है, वहां पर सेलर कौन है, उसका रिलेटिव, जो व्यक्ति खरीदने गया, जो परचेज मैनेजर है कंपनी का, तो वो सोच रहा है कि मेरा पैसा तो नहीं है, मैं कंपनी के पैसे से खरीद रहा हूँ, 120 वाला खरीद लो, अपने रिलेटिव के साथ बॉन्ड और अच्छा हो जाएगा, उसको अगर अपन काम दिलवा रहे हैं तो ये चीज नहीं करनी, अपने इंटरेस्ट को नहीं देखना है, कंपनी के फायदे को देखो, कंपनी को 100 रुपए में फायदा होगा, 20 बचेंगे, ठीक है, अपने रिश्ते से मत जाओ, कंपनी के फायदे की सोचो, अपने इंटरेस्ट से हमेशा कंपनी का इंटरेस्ट जो ऊपर रखना है आपको, ये पॉइंट इस बात को कहना चाहता है। इस पॉइंट का देखो फायदे हमने देखे अभी क्या है ना, कि कंपनी का फायदा देखना है, कंपनी के गोल को आगे रखना है, कोऑर्डिनेशन रखना है, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन इस पॉइंट का नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है कि एक एम्प्लॉय को बहुत लंबे समय तक सफर करना पड़ सकता है ना, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि ब्रदर इन लॉ की शादी है, नहीं जा रहा, तो जब भी घर में शादी होगी तो फिर टोन पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, उसको ताने सुनने पड़ेंगे, नेगेटिव पॉइंट भी है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्युनरेशन का मतलब क्या है, जो आप काम कर रहे हो उसके बदले मिलने वाला जो पैसा आपका, वो रेम्युनरेशन होता है, ठीक है, सैलरी कह लो, आपको मिलने वाली सब सुविधाएं कह लो, ये सब चीजें। तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में काम कर रहा है, उसको समय से जितना काम किया उसके हिसाब से सैलरी दो, जिससे क्या होगा कि उसको कभी आपकी कंपनी से शिकायत नहीं होगी पैसों को लेकर। दूसरा, उसका रहन सहन जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, अगर आप उसको समय पर सैलरी देते हैं। उसने जितना काम किया है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 घंटे काम किया, 3 घंटे काम करने के 300 रुपए बनते हैं, तो 300 दो उसको, ऐसा नहीं तुमको 280 ले लो, 250 ले लो, ये नहीं करना। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, जितना काम किया उसको उतना सैलरी दो, बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर होती हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, जितना काम किया उतना ईमानदारी से दो, ठीक है, विच कुड गिव एट लीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इतना रुपए देना है कि जिससे वो एक ठीक ठाक जिंदगी जो है अपनी जी सके, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि उसने मेहनत बहुत की और पैसे बहुत कम दिए, नहीं, उसको इतना रुपए दो जिससे वो अपनी जिंदगी जो है एक सही ढंग से जी सकता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, इन्हें सैलरी मिलती जा रही है, ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट अपनी जगह पर बात रखता है। अब रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन के फायदे अगर आप देखो तो क्या है कि अगर सैलरी टाइम से मिल रही है तो कंपनी से कोई शिकायत नहीं होगी, ठीक है, मोटिवेटेड रहेगा वो आपको, मतलब समझ रहे हो, हमेशा वो मोटिवेटेड, उसको पता है कि आहो क्या बात है, 1 तारीख आते ही, ठीक है, 1 तारीख आते ही उसको पैसे मिल जाएंगे, अपने आप में खुश रहेगा वो, ठीक है, कभी 10 को दे रहे हो, कभी 15 को मिल रहे हो, उसको तो बेचारा परेशान रहेगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो सकता है, किसी को थोड़ी ज्यादा मिल रही है काम की, किसी को कम मिल रही है, काम काम पे निर्भर करता है, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबको जितना काम कर रहा है उतनी मिल रही है तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो 7 प्रिंसिपल अभी हम देख चुके हैं। 8वां प्रिंसिपल है हमारे पास जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए बेटा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल बहुत जरूरी है और ध्यान से समझना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सब चीजें एक जगह पर होना, ठीक है, मतलब ये है एक कंपनी है, उसमें जो बॉस है, ठीक है, सारे डिसीजन वो बॉस लेता है, ठीक है, बॉस यानी टॉप लेवल समझ लो कि एक कंपनी है जिसके सारे डिसीजन अगर टॉप लेवल ले रहा है तो उस कंपनी के डिसीजन सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है,
फिर से सुनो, एक कंपनी है जिसमें सारे डिसीजन कंपनी का बॉस ले रहा है, तो सेंट्रलाइज डिसीजन लिए जाते हैं उस कंपनी में। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि बॉस अपने डिसीजन लेता है और कुछ कुछ डिसीजन वो मिडिल लेवल और बॉटम लेवल वालों को भी अलाउ करता है लेने के लिए। ठीक है, जैसे घर में सारे डिसीजन, मान लो एग्जांपल, ठीक है, जो हेड ऑफ द फैमिली अगर वो ले रहे हैं तो सेंट्रलाइज डिसीजन लिए जा रहे हैं उस फैमिली में। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज मतलब कि जो घर के बड़े डिसीजन है वो घर का हेड ऑफ द फैमिली जो है वो लेंगे और बाकी आप अपने अपने डिसीजन ले सकते हो, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, छोटे मोटे डिसीजन अपने आप खुद ले सकते हो। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है? देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि जो डिसीजन है कंपनी के वो टॉप लेवल के हाथ में होने चाहिए, जो बड़े डिसीजन हैं। ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन टॉप लेवल के हाथ में होने चाहिए। कुछ छोटे मोटे डिसीजन अगर हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, जिससे क्या है कि कंपनी जो है आसानी से काम करेगी। सेंट्रलाइज मतलब ये टॉप है, अब ये सबको थोड़ा थोड़ा मतलब सब लोग जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, और जो भी बात है वो सब चीज लोग इसी को आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डिसीजन कौन ले रहा है? एक ही व्यक्ति है, रेड, जो बॉस है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर ये अलग अलग लोग हैं, यहाँ पर हेड। ठीक है, ये बंदा क्या करेगा? इन लोगों के साथ कनेक्ट रहेगा, और ये वाले बंदे जो हैं वो छोटे छोटे और जो लोग हैं इनके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो ऐसे डिसीजन कंपनी में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल, बिग बाजार का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, बिग बाजार जो है, पूरा बिग बाजार का मान लीजिए कैसे काम करना है, कैसे चलना है बिग बाजार को, क्या क्या चीजें बेचेंगे, ये सब डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन अलग अलग आउटलेट्स है ना, ठीक है, किस पे कहाँ, जैसे हर स्टेट में फेस्टिवल अलग जगह पे हैं, ठीक है, त्योहार अलग जगह है, तो किसी ने 20% कभी ऑफ रख लिया, किसी ने 30% ऑफ रख लिया। तो ये इस तरह के डिसीजन वो अपने आप से ले रहे हैं, है ना। किसी ने संडे बंद रखने का सोचा, किसी ने मंडे बंद रखने का, तो इस तरह के डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है। कंपनी के बहुत बड़े डिसीजन जो है वो टॉप लेवल लेगा, और छोटे मोटे डिसीजन अपने लेवल पर जो है मैनेजर ले रहा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, टॉप लेवल के हाथ में पावर होती है डिसीजन लेने की, तो सेंट्रलाइजेशन। और जब कुछ डिसीजन जो है वो मैनेजर अपने लेवल पे ले सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, डिसीजन का। तो कंपनी में ये दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारे डिसीजन सेंट्रलाइजेशन होंगे तो हर चीज के लिए आपको बार बार पूछने जाना पड़ेगा, तो बड़ी समस्या। और डिसेंट्रलाइज कर दिया तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, आपकी सुनेंगे ही नहीं, तो उसमें नुकसान है। इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल हमें इस बात को सिखाता है। तो सेंट्रलाइजेशन जो है उसमें अगर आप स्ट्रिक्ट फॉलो करोगे तो क्या होगा कि जो रूल है, ठीक है, आपने नियम बनाया हुआ कि हर चीज पूछ के करनी है, तो समय बहुत लगेगा कोई भी डिसीजन लेने में। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? सबको अधिकार दे दिया तो मिसयूज करेंगे अथॉरिटी का, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें देख करके दोनों के बीच में बैलेंस रखना जरूरी होता है। होप आपको समझ में आया होगा। इतना रिवाइज कीजिए, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में।